अबाउट द मणिपुर क्राइसिस, जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो पहले तो मणिपुर में कुछ क्लैशेस हुए जिसके तहत 10 आर्म मिलिटेंट्स को मार दिया गया। एंड हमारी जो फोर्सेस है, आर्मी भी है वहां पे और दूसरी सीआरपीएफ, सीएपीएफ वो डिप्लॉय हो रखे हैं। तो कौन है कुकी ट्राइब वाले एंड कौन है मेती ट्राइब वाले, उनके बीच में थोड़े से डिफरेंसेस देखेंगे, क्या क्या उनके कल्चरल डिफरेंसेस है वो भी देखेंगे, एंड कैसे ये क्लैश शुरू हुआ था उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज का कॉन्टेक्स्ट तो ये आ गया कि 10 आर्म मिलिटेंट्स को मार दिया गया है। और उसके अलावा रिसेंट क्लैशेस जहां पे हुए हैं, तो एक लोकेशन है जिरीबम। जिरीबम इज डिस्ट्रिक्ट इन मणिपुर। कहाँ पे ये क्लैशेस हुए, तो जिरीबम वाले एरिया में हुए हैं। इसके अलावा इनको ये तो मारे गए, उसके अलावा जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हो रही है लोगों की वो देखेंगे। एंड एक और चीज, 3 लेडीज जो थी और 3 बच्चे इनका किडनैप होता है, कुछ डेड बॉडीज एक रिवर है बराक रिवर, वहां पे ये मिल जाती हैं। तो आज की फ्रंट लाइन पे भी आपने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस अगर, तो यही वाला आर्टिकल आ रखा है न्यूज आर्टिकल्स के। एंड सिविलियंस के ऊपर अगर इम्पैक्ट देखें तो विमेन और चिल्ड्रन के अलावा कुछ एल्डर्स थे, 2 एल्डर पीपल, उनको लाइव जला दिया गया। तो ये तो आप एट्रोसिटी का लेवल देख सकते हो इस केस से ओरिएंटेड। लगभग 250 पीपल अभी तक मारे जा चुके हैं जब से ये कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है। उसके अलावा 60,000 लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं फ्रॉम वन साइड टू अनदर। अब लोकेशन की बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर हम जाएं तो देयर इज अ स्टेट जिसका नाम है मणिपुर। अगर बॉर्डर्स की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगी असम, ऊपर तो नॉर्थ में आ गया नागालैंड, वेस्ट में आ गया असम, एंड नीचे की तरफ मिजोरम, ये आ गया आपका साउथ वाली साइड में, और ईस्ट में म्यांमार। तो एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगता है, ठीक है। तो बॉर्डर स्टेट है ये इंडिया की, एक चीज तो ये। उसके अलावा हम शेड्यूल्स की बात करते हैं कि अपने पास कितने शेड्यूल हैं टोटल, 12 शेड्यूल्स, जिसमें जो शेड्यूल नंबर 6 है वो मेनली 4 स्टेट से डील करता है। क्या मणिपुर उसमें आता है? कितने बोलते हैं आता है? हैंड रेस। ऑनलाइन आप यस नो लिख सकते हो। ओके, कितने कहते हैं नहीं आता है? बाकी न्यूट्रल, डिप्लोमेसी, ठीक है, नहीं आता है मणिपुर इसमें, ठीक है। याद कैसे रखोगे? तो ATM स्क्वायर, इससे बताया था, पर यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि मणिपुर नहीं आता इसमें। कौन कौन आते हैं? असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम एंड मेघालय। तो ये 4 स्टेट्स आती है। तो क्वेश्चन एक तो इंपॉर्टेंट हो जाता है शेड्यूल नंबर 6, ध्यान रखोगे क्योंकि मणिपुर बहुत ज्यादा न्यूज में बन रखा है। शेड्यूल नंबर 6 से प्रीलिम्स में पूछ ली जा सकती है स्टेटमेंट, ठीक है। एक बार सीधा आया था कि शेड्यूल 6 के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स हैं, अभी थोड़ा सा घुमा के डाल देगा, मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में लिख देगा और स्टेटमेंट वो गलत रहेगी आपकी। तो पहली चीज तो ये। एंड मणिपुर की कैपिटल इम्फाल। इम्फाल जो इम्फाल है आपका, इसका भी एक वेस्ट इम्फाल है, एक ईस्ट इम्फाल है, अभी देखते हैं उसको भी। एंड ये वाली साइड हमने देखी कि म्यांमार के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पे एक रीजन आएगा मोरे, ठीक है, मोरे नहीं है, मोरे, ठीक है। मोरे इज द प्लेस जो कि काफी क्रिटिकल पॉइंट है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। यहाँ पे एक ट्राइब आप सुनोगे अब, दैट इज कुकी। एक टाइम था जब यहाँ पे मिती ट्राइब वाले लोग रहा करते थे, अभी जो डोमिनेटिंग आपको मिलेंगे वो मिलेंगे कुकी। अभी बस याद रख लो कुकी यहाँ पे मिलेंगे आपको। अभी देखते हैं कि एथनिसिटी क्या क्या है। उसके अलावा यहाँ पे एक लेक मिलती है आपको, नाम है लोकतक लेक, इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? एक तो इसके फीचर्स, ये काफी इंटरेस्टिंग से फीचर्स आपको दिखेंगे। इनको क्या बोला जाता है? फुमडीज। फुमडीज ऐसे सर्कल सर्कल बने होते हैं, इसमें बीच में फिशिंग करते हैं यहाँ के लोग, ठीक है। लोकतक लेक लोकेटेड इन मणिपुर। तो ये चीजें क्लियर यहाँ तक? अभी कुछ नहीं देखा, क्राइसिस तो देखे नहीं, जस्ट लोकेशन को अंडरस्टैंड किया। उसके अलावा इसकी कैपिटल क्लियर। चलें थोड़ा सा आगे। तो क्लैशेस क्या क्या हुए वो हमने देख लिए, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अफ्स्पा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, कब आई थी ये? 1958, मतलब जो एक्ट बना था ये जाके बना था 1958। पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही ध्यान रख लो, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अब नाम पे जाओ, एक तो पावर आ गई यहाँ पे, और दूसरा स्पेशल टाइप की पावर है, किसको दी गई है? आर्म फोर्सेस को दी गई है। तो एक चीज तो नाम से क्लियर हो रही है कि एक स्पेशल टाइप की पावर आर्म फोर्सेस को
दे दी गई है। तो अभी रिसेंटली थर्सडे को हम देखेंगे, लास्ट जो थर्सडे गया, 5 एरियाज है और 6 पुलिस स्टेशन है। अगर पुलिस स्टेशन की टर्म्स में देखोगे, इन रीजन्स में अफ्स्पा लगा दिया गया है, ठीक है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को लगा दिया गया। इम्फाल बेस्ड, जब अगर आपको इसको मैप पे ड्रॉ करना होगा, आज एक्सप्लेन वाले सेक्शन पे भी आ रखा है अफ्स्पा के ऊपर, उसको भी एक बार आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। वहां पे क्वेश्चन उठाया गया है कि क्या ये अफ्स्पा लगाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो वहां पे क्वेश्चन इमर्ज करा है। एंड में कंक्लूजन आया है कि ज्यादा कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्फाल वेस्ट आपको इस तरफ मिल जाएगा, ईस्ट यहां जैसे मिल जाएगा। एंड जिरुबम जो है ये बिल्कुल कॉर्नर पे मिल जाएगा। एंड कैंगपोई ऊपर की तरफ मिलेगा। एंड बिष्णुपुर इस तरफ मिल जाएगा। तो ये 5 लोकेशन है जहां पे अफ्स्पा को इम्पोज किया गया है। तो ये तो न्यूज के हमने देखे। अब एक लड़ाई शुरू होती है, मिति वर्सेस कुकी। देखो, जब भी एथनिसिटी की बात आती है, हर कोई चाहता है हमारी एथनिसिटी को रिप्रेजेंट किया जाए। तो वैसे ही 2 ट्राइब्स निकल के आई, मिति एंड कुकी। इसके अलावा बड़ी सारी मणिपुर के अंदर आपको ट्राइब्स मिल जाएंगी, पर जो मेन क्लैशेस हुए वो मिति एंड कुकी में हुए। एक और मेजॉरिटी ट्राइब आपको मणिपुर के अंदर मिलती है जिसका नाम है नागास। अब नाम पे मत जाना कि ये तो नागालैंड की है। अब ये ट्राइब जो होती है दूसरी स्टेट्स में भी फैली होती हैं। ये वाली जो ट्राइब है, कुछ एरिया ये म्यांमार का भी देखती हैं अपने लिए, कुछ आपका मणिपुर का देखेंगे, कुछ असम वाला रीजन देखेंगे, तो फैली होती हैं ये। मतलब नागा इल्म करके सुना होगा, नागालिम बोलते हैं जिसको, उसकी ये डिमांड करते हैं, ग्रेट नागालैंड। तो ये नागाज जो है ये मणिपुर में भी आपको मिल जाएंगे। तो ये 3 मेजर आपको वहां पे दिखाई देती हैं। अब ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। तो अब इनको क्या था, इनको नॉर्थ ईस्टर्न एरिया वाले पे भी क्या करना था, अपना कब्जा करना था। असम के कॉन्टेक्स्ट में एक ऑयल वाली साइट आपने सुनी होगी, दिग्बोई। जो ब्रिटिशर्स थे, दे यूज टू कॉल डिग बॉय। वो नाम पड़ गया जगह का, डिग बॉय। वो बोलते थे और खुदाई करो, मतलब उस रीजन की, तो नाम पड़ गया था दिग बॉय। ऑयल है यहाँ पे, ठीक है। तो नाम की स्टोरी थी थोड़ी सी। अब हुआ क्या है, पहले तो एथनिसिटी के जो कॉन्फ्लिक्ट थे, लोग आपस में लड़ते थे, किसी को दूसरी तरफ को थोड़ा सा धक्का मार दिया और खुद उस एरिया में एक्सपांड कर गए। पर अभी जो आपको दिखेगा वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे दिखेगा। ड्रोन के अटैक्स करे गए हैं, ठीक है, ड्रोन से अटैक करे जा रहे हैं और एडवांस लेवल के हैं, और इन्हीं ट्राइब्स के पास अपने हैं, वो किसी से लिए नहीं है। उसके बाद आरपीजी रॉकेट्स मिल जाएंगे। आरपीजी रॉकेट्स आपको ये वाले दिखेंगे, यहाँ से रॉकेट निकलते हैं प्रॉपर। एंड M416 राइफल्स, ये सारी जब ये 10 लोग मारे गए तो ये एडवांस लेवल के वेपन्स इनके पास से हमें मिल जाते हैं। और अगर मैं 10 वेपन उठाती हूँ तो उसमें से 2 जो वेपन है वो हमारे पुलिस ऑफिसर्स के थे, जो भी मणिपुर की पुलिस है उनसे वो चुराए हुए थे स्टील। पर बाकी के जो 8 है, क्वेश्चन उठ जाता है कि फंड कहाँ से आ रहा है। क्वेश्चन उठता है कि फंड कहाँ से आ रहा है। अभी देखेंगे फंड कहाँ से आया। तो यहाँ पे फॉर नाउ एक क्वेश्चन उठता है कि फंड कहाँ से आया। उसके अलावा जो ट्राइब्स हैं, दे आर हैविंग देयर ओन एडवांस्ड वेपन। अब क्वेश्चन उठ चुका है कि ये फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, ये इतने एडवांस लेवल के वेपन्स कहाँ से आ रहे हैं इनके पास। यहाँ पे इंडियन जो डिफेंस काउंसिल आप सुनते हो, DAC करके, तो वो तो सोचते हैं पूरा कि कौन से वेपन ऑर्डर करने हैं, कौन नहीं करने हैं। इनके पास इस लेवल के एडवांस वेपन हमें दिखाई दे रहे हैं। अब मणिपुर की अगर थोड़ी सी ज्योग्राफी की बात करेंगे तो इस लोकेशन को ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको प्लेन रीजन दिख रहा है और साइड में हिली रीजन। तो हम कंसीडर करते हैं कि जो मणिपुर है ना, वो एक कटोरे की तरह है। उसकी लोकेशन, जो कटोरा है वो बीच में प्लेन है बिल्कुल, और साइड में हिल से सराउंडेड है। अब एक टाइम था जब ये बीच वाला एरिया बिल्कुल पानी से भरा होता था, तो लोग कहाँ पे रहते होंगे, हिल वाले रीजन में। पर थोड़े टाइम के बाद, लगभग 2000 साल पहले की बात है, यहाँ पे ये जो पानी था, ये मतलब एरिया ड्राई होने लगा। और जब ड्राई हुआ तो यहाँ पे हिल वाले जो लोग थे वो नीचे की तरफ भी सेटल करने लगे। अब इतने टाइम तक यहाँ पे पानी था तो एरिया भी फर्टाइल था, तो लोग जो थे वो नीचे की तरफ आने लगे। अभी ट्राइब्स की बात नहीं करी, बस इतना बोला गया कि क्या हुआ, यहाँ पे ड्राई पड़ गया एरिया, तो हिल वाले लोग भी क्या करने लगे, नीचे की तरफ आने लगे। तो ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मणिपुर जो है वो बाउल स्ट्रक्चर है, कटोरे की तरह आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा। एंड प्लेन एरिया जो है लगभग 10% मिलेगा। अब यहाँ पे इमेज में देखोगे तो ज्यादा आपको हिली एरियाज दिखेंगे, जबकि प्लेन एरिया बहुत कम है, सिर्फ 10% मिलेगा। एंड हिली रीजन की बात करें तो 90% मिल जाता है आपको, ज्यादातर जो है हिली रीजन ही मिलेगा। एंड इम्फाल रीजन जो था ये पहले पानी के नीचे हुआ करता था, मतलब पानी था इस पूरे एरिया में 2000 साल पहले की अगर बात करें। उसके बाद ये ड्राई होने लगा, और जब ड्राई हुआ तो इम्फाल का यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट है, कांगला फोर्ट भी आपने सुना होगा। इस रीजन को नाम दे दिया कांगला। कांगला का लिटरल जो मीनिंग होता है इनकी अपनी लैंग्वेज में, दैट इज प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ
ड्राई लैंड, मतलब जो सेंटर पॉइंट है उस ड्राई लैंड का, दैट इज कांकला। तो ये सेंटर में है बिल्कुल इम्फाल के। और उसके बाद आप माइग्रेशन सुनोगे कि माइग्रेशन होने लगी, अब एरिया नीचे प्लेन हो गया है, तो बहुत सारे लोग जो थे वो हिल वाले एरिया से प्लेन की तरफ आ गए। ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री है। अब डिवीजन बन चुकी थी। अब नीचे की तरफ जब लोग आएंगे तो जो हिल में रह रहे थे उनको हिल पीपल बोल दिया, और जो वैली में आ गए उसको वैली पीपल बोल दिया। अभी ट्राइब नहीं बनी, बस डिवीजन कर दी ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, कौन लोग हिली रीजन में रह रहे हैं और कौन से लोग वैली रीजन में रह रहे हैं। अब बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स बनने लगे, एथनिसिटीज आने लगी, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट बिलीफ, जिसमें से 3 प्रोमिनेंट निकल के आई। नंबर 1 वॉज मिति। मिति जो है इम्फाल रीजन में है, मतलब जो प्लेन वाला एरिया देखा ना अभी, ये वाला, इस रीजन में आपको मिलेगी मिति। अब मुझे ये बताओ, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा तो वो प्लेन में इजी रहेगा या हिली रीजन्स में? प्लेन्स में। ठीक है, अब बस ये एक कॉन्फ्लिक्ट की जड़ ये भी रहेगी यहाँ पे, तो 1 बाय 1 देखते हैं। और दूसरी चीज, इनका रिलीजन वैष्णविज्म में बिलीव करते हैं, सनातन धर्म जो है उसमें बिलीव रखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द डेमोग्राफी, पॉपुलेशन अगर देखोगे तो वो मिति को बिलोंग करती है। इवन मेजॉरिटी ऑफ जितने भी चीफ मिनिस्टर्स बने हैं आज तक मणिपुर से, वो भी कहाँ से? मिति वाली ट्राइब से ही बने हुए हैं। इवन अभी जो है एन बीरेन सिंह, वो भी मिति ट्राइब को ही बिलोंग करते हैं। पॉलिटिकली काफी एक्टिव एरिया है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ सीएम जो है वो इसी ट्राइब से बिलोंग करते थे। एंड इनका जो मेन डिमांड उठा वो क्या था कि हमें भी क्या चाहिए? शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस चाहिए। हमें भी चाहिए, मतलब जो आपकी कुकी है और नागाज है उनको भी क्या मिल रखा है? एसटी स्टेटस। तो जब एसटी स्टेटस मिल गया तो उनको तो राइट्स मिल गए हिली रीजन्स में। और हम देख रहे हैं कि मणिपुर का 90% है ही कैसा? हिली रीजन। तो ये जो मेती वाले लोग हैं ये उस एरिया में परचेजिंग नहीं कर सकते हैं जमीन की। दैट्स वाई इन्होंने डिमांड रखी अपनी कि हमें क्या चाहिए? एसटी स्टेटस चाहिए, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस चाहिए। कौन डिसाइड करता है कि ये पर्टिकुलर ट्राइब शेड्यूल ट्राइब के अंडर आएगी? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट जो प्रोमिनेंट ट्राइब निकल के आई दैट इज कुकी ट्राइब। अब 25% डेमोग्राफी आपको कुकी की मिलेगी। अब आपको बताइए ये हिली रीजन में रहेंगे। प्लेन में कौन आ गया? मीती वाले। ये आ जाएंगे आपके हिली वाले रीजन में। रिलीजन इनका क्रिश्चियनिटी। ठीक है, फंड का एक सोर्स क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी एलिगेशंस लगाई गई हैं। अभी देखते हैं कैसे लगाई गई हैं। उसके अलावा इनके पास कैसा स्टेटस है? शेड्यूल ट्राइब। तो जहां पे ये शेड्यूल ट्राइब की के अंडर आ रहे हैं वहीं पे इनको क्या मिल रखे हैं? एक्सक्लूसिव राइट्स मिल रखे हैं। और इन्हीं राइट्स के पीछे जो मेती ट्राइब है वो भी बोल रही है हमें क्या चाहिए? शेड्यूल ट्राइब चाहिए, ताकि हिली रीजन्स में हम भी अपनी लैंड की परचेजिंग कर सके। तो ये आ गया एक तो कि कौन से रीजन में है? हिली रीजन में मिल जाएंगे। देन आते हैं नागा ट्राइब। नागा ट्राइब, नागालैंड आपको नॉर्थ में मिल जाएगा मणिपुर के। तो ये देख लो, यहाँ पे नागालैंड है तो कुछ एरिया तक यहाँ पे आपको नागाज भी मिलेंगे। अब नागाज की पॉपुलेशन देखोगे तो लगभग 15% डेमोग्राफी मिल जाएगी आपको। तो अभी कितने हुई? 50, 25, 75, 75, 10, 85, 86 के आसपास होगी ना डेमोग्राफी फिलअप। पर हमने बोला कि और भी बहुत सारी यहाँ पे एथनिक ग्रुप्स मिलेंगे, तो 15% आपको नागा ट्राइब्स के मिल जाएंगे। तो इनकी जो डिमांड है वो है ग्रेटर नागालैंड, और या फिर इसको नागालिम भी बोल देते हैं। ये तो ये भी चाहते हैं कि हम इस रीजन को अपना एक अलग से सेपरेट करके, पहले तो स्टेट, फिर स्टेट के बाद कंट्री। ठीक है, पहली छोटी डिमांड होती है और थोड़ी बड़ी चली जाती है। अब जैसे मणिपुर की ही बात करें, मणिपुर जो है 1956 में यूनियन टेरिटरी बना, और स्टेट कब बना था? 1972। 72 में ये स्टेट बन गया था। ठीक है, तो इसी तरह से डिमांड्स यहाँ पे भी चल रही हैं। और जो कुकी है, कुकी की डिमांड है कुकी लैंड की। कुकी लैंड बनाना चाहते हैं। और जब कुकी लैंड की डिमांड रखी है ना इन्होंने, उस रीजन को अगर आप देखोगे तो ये पूरा एरिया चला जाएगा, और इंडिया की जो साउथ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी है पूरी वैनिश, खत्म। लगेगा इन्हीं का कभी है भी थी, क्योंकि ये तो सेपरेट हो जाएंगे। तो हैंस कनेक्टिविटी रुकेगी, कनेक्टिविटी रुकेगी तो हम तो फोकस कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर। आईएमटी के बारे में आपने सुना होगा, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, हाईवे वो एंड ऑल सारी चीजों पे हम फोकस कर रहे हैं। तो ये तो सारा पानी में चला जाएगा। तो ये डिमांड्स खैर पूरी तो नहीं होंगी, बट स्टिल 2023 में अब क्या हुआ? ये आग कैसे भड़की? आपने बार बार पढ़ा होगा न्यूज आर्टिकल में कि मणिपुर इज बर्निंग। तो हुआ क्या? मणिपुर का जो हाई कोर्ट है उन्होंने बोला कि जो नीति की डिमांड है कि हमें क्या चाहिए? शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस चाहिए, वो सीरियसली लेना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये डिमांड रखी थी। फिर वायलेंस शुरू कर दिया गया कुकी से। कुकीज को आ गई इनसिक्योरिटी कि शेड्यूल ट्राइब के तहत हमें जॉब में रिजर्वेशन मिल रही है, हमारे लैंड राइट्स हैं कुछ, तो वो तो अपने सारे कंपटीशन में आ जाएंगे। क्योंकि अगर मिति को भी शेड्यूल ट्राइब का एरिया दे दिया
तो उस रीजन में अब मिति भी आ जाएगी ना, दे कैन ऑल्सो परचेज द लैंड। जो जॉब में रिजर्वेशन हो रखी थी वो उनको भी अलाउ कर दिया जाएगा। तो कुकीज को लगा कि ये तो एक कॉम्पिटिशन इमर्ज हो जाएगा, अगर इनको भी एसटी का स्टेटस दिया गया तो ये देखो दैट विल कम अंडर कॉम्पिटिशन। अब एक प्लेस है ये वाला चूरचंदपुर, इस वाले रीजन में जो मिति ट्राइब है, इन्होंने पीसफुल एक मार्च शुरू किया कि आराम से बात रखते हैं अपनी आगे चल के, पर ये पीसफुल नहीं रहा, वायलेंट हो गया क्योंकि अटैक कर दिया यहाँ पे कुकी ट्राइब वालों ने। एक रीजन है मोरे, दिस वन इंडिया और म्यांमार के बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में मिलेगा आपको, काफी क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ से बहुत सारी कुकी ट्राइब्स, अब कुकी जो है ये भी थोड़ी इंडिया तक लिमिटेड है, यहाँ पे म्यांमार में भी होंगे कुछ लोग, ठीक है, ट्राइब्स तो फैली रहती हैं, उनके लिए थोड़ी ये बाउंड्री होती है, उनके लिए मेन चीज जो होती है वो फॉरेस्ट रहता है, ठीक है, जंगल जो आपके जंगल होते हैं उनके ऊपर वो फोकस करते हैं, ट्रिपल जेस, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारी कुकी ट्राइब्स आने लगी मोरे वाले रीजन में। एक टाइम पे यहाँ पे मिती ट्राइब प्रोमिनेंट थी, अब जैसे ही यहाँ से भी इन्फ्लक्स होने लगा, म्यांमार में मिलिट्री coup एंड ऑल चला, तो यहाँ पे जो डोमिनेटिंग ट्राइब आपको मिलेगी वो मिल जाएगी कुकी वाली, तो एक चीज भी है। तो यहाँ पे ओवरऑल पॉपुलेशन अगर देखोगे तो मिती ट्राइब की ज्यादा दिखेगी, पर जो इन्फ्लुएंस ज्यादा आपको दिखेगा वो किसका दिख रहा है, कहीं ना कहीं कुकी ट्राइब का ज्यादा दिख रहा है। अभी और चीजें इसमें देखने की हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोरे के बारे में हमने देख लिया, कुकी ट्राइब वहां पे डोमिनेटिंग है। नाउ जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या क्या है, और तो जब 1947 में पार्टीशन हो जाता है, इंडिया एंड पाकिस्तान सेपरेट हो जाते हैं, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था एंड पाकिस्तान सेपरेट हुआ था फ्रॉम इंडिया, ठीक है, पर वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं ऑन अगस्त 14th, बट स्टिल दैट इज डिफरेंट थिंग। अब चलते हैं थोड़ा सा, जब सेपरेशन हुआ था तो पाकिस्तान सेपरेट हुआ फ्रॉम इंडिया, 1947 की बात है। अब इसके भी दो हिस्से बन गए थे, कौन कौन से, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। 1971 से पहले थी तो एक ही कंट्री, बस पार्ट थे दो। अब वेस्ट पाकिस्तान ने जो करना था इनको वो करना शुरू कर दिया, जो पैसे मिले हुए थे ऑन सेपरेशन उसका यूज गलत तरीके से स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में एक तो अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज किया, और साथ में ऊपर कौन सा रीजन आ गया अब अपना, नॉर्थ ईस्ट वाला। मेन फोकस कहाँ पे था कि अनस्टेबिलिटी कॉज करी जाए, अमेरिका, ब्रिटिशर्स और पाकिस्तान सबने फंडिंग शुरू करी और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे था एथनिक ग्रुप। और जब हम स्टार्टिंग में चल रहे हैं, जब आप 5 ईयर प्लान पढ़ते हो, तो हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो किसके ऊपर फोकस था, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के ऊपर अगर फोकस था तो मतलब कहीं ना कहीं फूड की स्कैसिटी थी, कमी थी, उसी का फायदा ये सारे उठाने लगे कि इनको पैसे प्रोवाइड करते हैं, फंड्स प्रोवाइड करते हैं, और काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी जो थी वो नॉर्थ ईस्ट में डाल दी। क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो पहले से ही पता था, वो रह के गए थे यहाँ पे, कि जब बात कल्चर पे आती है, रिलीजन पे आती है, तो लड़ाई करवाना बहुत ईजी हो जाता है। तो इन्होंने भी क्या किया, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करवानी शुरू कर दी थी, ये 1947 की बात है। तो ये वही चीजें हैं यहाँ पे, दिस वाज योर ईस्ट पाकिस्तान। अब 1971 में तो फिर लिबरेशन हो गया, इसी वजह से इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट था व्हाट, 1971 का लिबरेशन वॉर, क्योंकि हमारा एरिया जो था वो डिस्टर्ब हो रहा था कहीं ना कहीं। और यहाँ पे आप चिकन नेक कॉरिडोर देखते हो, सिर्फ 14 किलोमीटर से हम कनेक्टेड हैं, ऊपर से इतनी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रही हैं, हिली रीजन ज्यादा है। अगर आप पेड़ देखोगे ना जम्मू एंड कश्मीर के, और उनको देखोगे साथ में मणिपुर के साथ, तो अगर मणिपुर के पेड़ कुछ ऐसे दिखेंगे ना आपको कंजस्टेड, तो जम्मू एंड कश्मीर के थोड़े दूर है, तो यहाँ पे बुलेट की डायरेक्शन तो पता चल जाती है कि कहाँ से आ रही है, इस रीजन में वो भी पता नहीं चल पाती। तो काफी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आपको टेरेन मिलेगा, हाईली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, मेनली कहाँ के लिए, साउथ ईस्ट रीजन के लिए, ठीक है। नाउ 2008 में, अब बीच वाली स्टोरी जब इंडिया म्यांमार के रिलेशन पढ़ते हो तब आएगी, पर 2008 में एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया जाता है। कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, और प्राइम मिनिस्टर वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है, कौन आया इसमें, तो कुकी के जो मेन लीडर थे वो आए एक तरफ, तो एक तरफ कुकी के जो इंसर्जेंट ग्रुप के लीडर थे, नाम नहीं आपने याद करने, वो पॉलिटिकल डायमेंशन है, और एक तरफ थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कुछ एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट मतलब कुछ चीजें साइन हुई होंगी, तो क्या क्या हुई, पहला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुकी इंसर्जेंट ग्रुप को बोल दिया कि आप ना क्या करो, अपने वेपन्स मेंटेन कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर दिए गए इनको कि आप अपने वेपन्स की मेंटेनेंस कर सकते हो, जो भी वेपन्स है आपके पास। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 6,000 रुपए पर मंथ देगी, ठीक है, ये दे दिया गया, ये भी अलाउ कर दिया गया। तीसरा बोला गया कि आप अपने आर्मी कैंप्स को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया गया, अलाउ कर दिया गया कि आप अपने आर्मी कैंप्स को भी मेंटेन कर सकते हो। पर एक प्रॉमिस लिया साथ में, क्या, कि आप हमारे साथ लड़ाई नहीं करोगे, नो फाइट विद अस, इस रिटर्न में आपको ये सारी चीजें दी जाएंगी।
हाँ, ये कुकी जो इंसर्जेंट ग्रुप था ना, हाँ, उनको दे दिया, ये सब अलाउ कर दिया उनको। और इसी का इन्होंने बहुत ज्यादा मिसयूज भी किया, क्योंकि बॉर्डर में अगर देखोगे तो एक तरफ म्यांमार है, ऊपर की तरफ चाइना भी है। तो माओ जिदोंग वगैरह आप पढ़ते हो, माओइस्ट जो सारी चीजें हैं, जैसे नक्सलिज्म इंडिया में पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है बहुत मिसयूज भी हुई है, क्रिटिसिज्म भी मिलता है गवर्नमेंट को। पॉलिटिकल डायमेंशन में हम जाएंगे नहीं अभी के लिए। तो ये चीजें थी, ये इस एग्रीमेंट के तहत जो आपका सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट था उसके तहत साइन होगी। नागाज को भी सेम चीजें अलाउ कर दी गई, जैसे कुकी इंसर्जेंट ग्रुप को दी गई ना, वैसे ही नागाज को भी अलाउ कर दी गई। पर मिती ट्राइब को बोल दिया गया कि आपको डिसआर्म करना पड़ेगा, आप अपने पास वेपन्स नहीं रख सकते, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन जो है वो मेजोरिटी में है और ये लोग जो है वो ट्राइबल रीजन में आते। अब एक ही चीज है इन रिटर्न, दैट इज द प्रॉमिस ओनली, कि हमारे साथ लड़ाई नहीं कर रही है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना डायरेक्शन ऑफ द जो एग्रीमेंट है। नाउ मिति जो थी उसके बाद अब गुस्सा तो आएगा ही, अब थोड़ी ऐसे टेररिस्ट बन जाता है कोई, गुस्सा आया उनको भी। क्या गुस्सा आया कि लूट्स, टेररिज्म, इन सब में ये मिल गए कि एसटी का स्टेटस तो मिलेगा नहीं, तो यही सब चीजें करते हैं। अब कुकी का भी एक इमेजिनरी लैंड है जिसको नाम दिया जाता है कुकी लैंड या फिर जेलन गैप। और अगर ये अलाउ कर दिया गया कि ठीक है आप सेपरेट कर सकते हो, तो हमारी कनेक्टिविटी विद साउथ ईस्ट एशिया पूरी की पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो इंडिया जो लीडरशिप की तरफ जा रहा है, वो जो आइडिया है वो पूरा वहीं पे खत्म हो जाएगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि ये सेपरेट ना हो। अब जो मिति थे ये ठीक है, ये हो गया सब। अब उसके बाद अफ्सपा के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम। अफ्सपा के बारे में बात करें तो 5 रीजन अभी देखे हमने जहां पे अफ्सपा को इंप्लीमेंट कर दिया गया है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट चलता है, पूरा डिटेल में आता है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में। जैसे ही 1942 में ये क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, उसके तहत अब ब्रिटिशर्स को कंट्रोल भी करना था वो, तो वही लोग लेके आए थे इसको, अफ्सपा को। तो 1942 कॉलोनियल ट्रेसिस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जबकि हमने जब पंच प्रण लिए थे उसमें क्या बोला गया है कि जो कॉलोनियल ट्रेसिस है उसको हम खत्म करेंगे, पर अभी भी यहाँ पे आपको एक ट्रेस दिखेगा, दैट इज द कॉलोनियल ट्रेस जो हमें ब्रिटिशर से मिला था। अब जो अफ्सपा था इसको बाद में इशू करा गया था 4 ऑर्डिनेंसेस के तहत। अब एक टर्म आती है दैट इज ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है? जब आपकी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, पर कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है जिसकी नीड अर्जेंट होती है, तो टेम्परेरी बेसिस पे ये ऑर्डिनेंस पास कर दिए जाते हैं। पर इसकी 1948 में हम एक्ट्स बनाने लगे, जो भी ब्रिटिशर्स ने ऑर्डिनेंस के जरिए पास करी थी ना चीजें, उनको हम एक्ट्स बनाने लगे 1948 में। एंड 1958 में हमने अफ्सपा को भी क्या कर दिया, एक्ट का दर्जा दे दिया गया, मतलब पार्लियामेंट ने उसका जो ऑर्डिनेंस था उसको परमानेंट कर दिया एंड क्या बना दिया गया, इसको एक्ट बना दिया गया। फिर लगे हम बोले आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ऑफ 1958। सबसे पहले अब आप देखोगे कि मणिपुर में ही इंप्लीमेंट हुआ था, नागालैंड में देखोगे आप इंप्लीमेंट हुआ, पंजाब में भी हुआ था इवन जब मिलिटेंसी का टाइम था। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में लगता ही रहता है, बार बार कभी लगा देते हैं कभी रिवोक कर लेते हैं, तो वो चलता रहता है। अब इसके अंदर आर्टिकल्स कर लो थोड़े से याद। आर्टिकल नंबर 123, अगर प्रेसिडेंट प्रमलगेट यानी कि स्टार्ट करते हैं कोई भी ऑर्डिनेंस, तो वो आर्टिकल नंबर 123 में बोला है। एंड 213 में गवर्नर को दी गई है ये पावर टू प्रमलगेट एनी ऑर्डिनेंस, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में। पार्लियामेंट की टर्म में 123 है आर्टिकल एंड 213 रह जाएगा वैसे याद, 123 213, तो वही चीज है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी सेम है, याद रह जाते हैं ये आर्टिकल्स। तो यहाँ पे आर्म फोर्सेस को पावर दी जाती है, क्या पावर दी जाती है कि जितने भी डिस्टर्ब एरियाज हैं, जहां पे भी ये वायलेंस वगैरह चल रहा है, वहां पे आर्मी को अलाउ कर दिया जाता है कि अगर किसी के पास ऐसे एडवांस लेवल के वेपन्स मिल रहे हैं और वो कंट्री की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट प्रूव हो सकते हैं, उनको एट द सेम टाइम मारा जा सकता है। और दूसरा, कोई भी प्रॉपर्टी है उसको सीज भी किया जा सकता है, अब फोर्सिबली उसको सीज किया जा सकता है। तो यहाँ पे आर्म फोर्सेस को ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ये जो डिस्टर्ब एरिया की स्टेटमेंट है, ये आपके सेक्शन नंबर 3 ऑफ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 के तहत दी गई है। कई बार आ जाते हैं सेक्शन, न्यूज में बने होते हैं तो पूछ लेते हैं। नाउ सेक्शन नंबर 3 की अगर बात करें तो डिस्टर्ब एरिया का मेंशन है, कौन सा एरिया डिस्टर्ब एरिया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर आपको बता देगी। सेक्शन नंबर 4 में क्या बताया गया है कि जो भी पुलिस ऑफिसर्स होंगे ये किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर फायरिंग कर सकते हैं, चाहे उस केस में फिर डेथ हो जाए।
अगर कोई सस्पिशन भी था, इवन सिर्फ डाउट ही था, उस केस में भी यहाँ पे फायरिंग हो सकती है। इसी सेक्शन के अंडर दो और चीजें हैं कि अरेस्ट भी किया जा सकता है विदाउट वारंट। वारंट की कोई जरूरत नहीं है, आर्म फोर्सेस वाले इनको डायरेक्टली अरेस्ट कर सकते हैं। सीज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी है उसको डायरेक्टली सीज भी कर सकते हैं, और या फिर आपको डाउट है कि किसी घर के अंदर टेररिस्ट है तो उस केस में आर्म फोर्सेस के बिना पूछे सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर प्रोवाइड करी गई, इसी वजह से नाम पड़ गया, दैट इज आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958। अब यहाँ पे चैलेंजेस बताए हैं, चैलेंजेस आप खुद से भी लिख सकते हो, पर एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिसट्रस्ट। अगर कुकीज की बात करें तो गवर्नमेंट में बिल्कुल बिलीव नहीं करते, जो मणिपुर की पुलिस है उनमें बिल्कुल बिलीव नहीं करते। हाँ, कोऑपरेशन देखा गया है आर्म फोर्सेस के साथ, और दूसरा आपके सीएपीएफ सीआरपीएफ उनके साथ कोऑपरेटिव है। जबकि मेती वाली जो है ट्राइब आपकी, उनको गवर्नमेंट का ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे पॉलिटिकल डायमेंशन दोबारा से आ जाएगा, क्योंकि आपके मेजोरिटी ऑफ द जो पॉलिटिशियंस हैं वो मिलेंगे ही मिती वाली साइड से, तो वहां से सपोर्ट तो जाएगा ही, तो ये पॉलिटिकल डायमेंशन आ जाएगा। लूटेड पुलिस वेपन, अभी ये 10 लोग मारे गए तो उनके पास जो वेपन्स मिले वो मणिपुर की जो पुलिस है उन्हीं के थे, जो हमारी आर्म फोर्सेज है उनके मिलेंगे, तो यहाँ पे लूटपाट ठीक ठाक हुई है। तो इससे क्या पता चल रहा है, गवर्नेंस के ऊपर एक क्वेश्चन उठता है कि दैट इज वेरी फ्रेजाइल कॉन्सेप्ट एंड फेलियर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे सीएम एन बीरेन सिंह, मणिपुर के जो सीएम आगे खुद भी क्या है मेती ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो ये वायलेंस को मेंटेन नहीं कर पाए हैं। इवन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने भी इनके साथ मीटिंग करी थी, कुकी एंड मेती, कुछ खास कंक्लूजन पे हम नहीं पहुंच पाए हैं। उसके बाद सेंटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो ये मैंने आपको बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ऑलरेडी मीटिंग कर चुके हैं, बट स्टिल यहाँ पे कोई जो पीस है बस कोऑपरेशन करने के लिए बोला गया है, पर एस्टेब्लिशमेंट अभी तक नहीं देखने को मिली है। नाउ कुकी कम्युनिटी की क्या क्या डिमांड है, तो ये बोलते हैं कि हमें सेपरेट कर दो, हम अपनी अलग से यूनियन टेरिटरी चाहते हैं, पर उसमें लेजिस्लेचर भी होना चाहिए अपना, जैसे बाकी दिल्ली है आपका, पुडुचेरी है, उनके पास भी लेजिस्लेचर है, उसी तरह से ये भी चाहते हैं कि हम भी अपने लॉज वगैरह बना सके, तो हमारे पास भी लेजिस्लेचर होना चाहिए, ताकि जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर इनकी एथनिसिटी है उसको ये मेंटेन कर सके। नाउ सेंटर का क्या क्या रोल है इन रिस्टोरिंग द पीस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट इन सेंट्रल फोर्सेज, एज आई सेड कि कुकी कम्युनिटी आर्म फोर्सेस के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करती है कंपेयर टू द गवर्नमेंट। नीड फॉर पॉलिटिकल सिचुएशन, अब दिक्कत ये है जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ ना, ज्यादा जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई, वो जो आपने 10% इम्फाल वाला रीजन देखा प्लेन एरिया, वहीं पे ज्यादा हुई है, तो एक वो भी कॉन्फ्लिक्ट की जोन बन जाता है कि एक तो आप एसटी स्टेटस की बात कर रहे हो, ऊपर से डेवलपमेंट भी आपको ज्यादा मिली है, तो हमारे लिए तो एक कॉम्पिटिशन इमर्ज हो रहा है, तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल सोल्यूशन लाने की भी जरूरत है। एंड सेंटर की कैपेसिटी अगर देखें तो रिसोर्स, वही चीज जो मेन जो चीजें अवेलेबल थी वो किसके लिए थी, जो प्लेन वाले एरिया में लोग थे। तो दैट्स ऑल अबाउट मणिपुर के क्राइसिस। आर्टिकल्स देखने हैं, ये भी देखना है शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन कौन से आर्टिकल में करा गया है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। और दूसरा एनसीएसटी, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब, एक आर्टिकल पढ़ा था हमने जब कास्ट वाला, उसमें मैंने करवाया भी है कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशंस पे बना था, पूरा डिटेल में देखना होगा तो देख लेना उसको। एंड दूसरा जो आप लेके आओगे, कुछ कमेटीज हैं जिन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि कैसे ये मणिपुर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है। ओवरऑल यही पॉइंट्स आएंगे, बट स्टिल एक क्वेश्चन आ गया आपके मेंस के पेपर में अभी कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, कौन कौन सी कमेटीज ने नीड ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को रिप्रेजेंट किया है, तो जब कमेटी से आएगा फिर आपको मेंशन करनी पड़ेगी। इसमें आपको कुछ कमेटीज मिलेंगी जैसे भुरिया कमेटी एंड ऑल, तो वो कमेटी का आपने एक एक ऑब्जेक्टिव देखना है कि कैसे उन्होंने बोला है हाउ टू सॉल्व दिस मणिपुर की जो प्रॉब्लम हो रखी है, ठीक है। फंड की बात भी सुनी लो, वो स्किप हो गया, सॉरी। ओके, फंड्स के लिए एलिगेशन ही लगा सकते हैं क्योंकि अपने पास एक्यूरेट डाटा नहीं है कि कहां से ये फंडिंग हो रही है। तो अगर आप अपने मैप को देखते हो, इस तरफ इंडिया, यहाँ पे आ गया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, बाकी तो चलो जम्मू एंड कश्मीर, अभी इधर नहीं जाएंगे। यहाँ पे एक ट्राइंगल बनता है, नाम है उसका गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन ट्राइंगल कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, म्यांमार, लाओस नहीं, थाईलैंड नहीं, वियतनाम, कई जगह पे कंबोडिया लिखा हुआ है, पर ये है 4 एक्यूरेट स्टेट्स, कहीं कहीं जगह पे 3 ही स्टेट्स दी होती हैं। दिस इज योर गोल्डन ट्राइंगल। एंड दूसरी तरफ अगर देखोगे यहाँ पे बनता है आपका क्रेसेंट, कौन कौन सी कंट्रीज, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इस तरफ को तो अभी छोड़ देंगे क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम है वो इस रीजन में है।
एक जो एलिगेशन लगाई गई है वो ये बोला गया है कि यहाँ पे ये जो गोल्डन ट्रायंगल है, ओपीएम की खेती, गांजा वगैरह सब खूब ज्यादा ग्रो करा जाता है। सिमिलरली इन द मणिपुर रीजन ये लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ों को कट करके ओपीएम की खेती यहाँ पे कर रहे हैं। और अगर डेटा देखोगे आप तो वो काउंट करते करते मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरफ ये न्यूमेरिकल डिजिट जा रहे हैं। तो उससे एक फंड का सोर्स बताया गया है कि मे बी फंडिंग ये ओपीएम को बेच बेच के कर रहे हैं, एक फंड का। एंड दूसरा, चाइना के ऊपर एलिगेशंस है कि मे बी जो चाइना है वो कहीं ना कहीं वेपन्स वगैरह को आगे पास कर रहा है टुवर्ड द मणिपुर रीजन, क्योंकि बॉर्डर ही पोरस है तो इजी है, म्यांमार के थ्रू म्यांमार में चाइना का इन्फ्लुएंस काफी आपको मिल जाएगा। एंड जो तीसरा एलिगेशन लगा है वो चर्चेस के ऊपर लगा हुआ है। चर्च, हमने देखा ना भी कुकी वाले कौन से रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी। और जब इनको राइट्स नहीं मिलते थे तो ब्रिटिशर्स ने इनको बोला था हम आपको एजुकेशन देंगे प्रॉपर, आपका जो लाइफस्टाइल है उसको सुधारेंगे, तो आज भी वहां पे क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मे भी जो एक एलिगेशन और लगी है वो चर्चेस के ऊपर लगी हुई है। तो ये 3 फंड के सोर्सेस बताए गए हैं इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट।